नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आगाज की। बता दें कि उड़ीसा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में लोकप्रिय इस यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे रामपुर में हुई प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की, जहां उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट, जी हां, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का कड़ा प्रहार हुआ है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 से 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का फरमान सुना दिया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई योगी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार के प्लान की, जहां मोदी सरकार ने सुपर प्लान तैयार किया है, जिससे ड्रैगन के पसीने छूटने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी इंपोर्ट और इंपोर्टेड सामानों पर देश की निर्भरता को खत्म करने का मन बना लिया है। पीएमओ ने सभी प्रमुख मंत्रालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन सेक्टर्स की पहचान करें जहां विदेशी सामानों की छुट्टी करके लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। और 3 बजे की पहली खबर में हम बात करेंगे सज गए हैं महाप्रभु के दिव्य रथ की। जी हां, खिंचने लगी है श्रद्धा की डोरियां और जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा है पूरा देश भारत। आज से सनातन आस्था का सबसे विराट महापर्व विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। जी हां, ओडिशा के पुरी धाम से लेकर देश और दुनिया के तमाम हिस्सों तक भक्ति की ऐसी लहर उमड़ी है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। यह दिव्य यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान महाप्रभु अपने भक्तों को दुर्लभ दर्शन देंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि वही पावन अवसर जब भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच एक प्रेम, समर्पण और समानता का अनुपम उत्सव होता है। महाप्रभु अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। रथ यात्रा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। इस बार की रथ यात्रा कई मायनों में विशेष है। गुजरात के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ को 108 प्रकार के करीब 11,000 किलो आमों को महाभोग अर्पित किया जा रहा है। इसके बाद यह प्रसाद हजारों श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। यह आयोजन भक्ति और सेवा का अनूठा उदाहरण बन गया है। रथ यात्रा की सबसे भावुक और प्रतीकात्मक परंपराओं में से एक है छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के सामने सफाई करते हैं। यह परंपरा संदेश देती है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में ना कोई राजा बड़ा है और ना कोई सामान्य व्यक्ति छोटा है। सब उनके सेवक हैं, सब समान हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचने वाला हर श्रद्धालु विशेष पुण्य का भागी बनता है। और यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने पुरी पहुंचते हैं। गुजरात हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर भगवान जगन्नाथ की भक्ति की ऐसी लहर उमड़ी है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं।
आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर उड़ीसा के पुरी की है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद की दूसरी तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां पे रथ यात्रा का महिलाएं आयोजन कर रही हैं। हैदराबाद की तस्वीरें देख सकते हैं, तेलंगाना की तस्वीरें देख सकते हैं, और ये कोलकाता की देख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल की कोलकाता की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 5वीं तस्वीर। और वहीं यूपी के नोएडा की तस्वीर आप 6वीं देखिए, जहां पर लगातार जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सारे देश में माहौल अच्छा बना हुआ है, श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो विकास, जिस तरीके से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सारे देश में आगाज है, उसको लेकर किस तरीके की माहौल बना हुआ है? बात की जाए तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आज पूरे देश में न केवल जगन्नाथपुरी, अगर उड़ीसा की बात की जाए, बल्कि दिल्ली में यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। यहाँ पर अभी हमारी जो मौजूदगी है वो त्यागराज नगर में है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 रथ बड़े ही धूमधाम तरीके से सजाए गए हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको सजाया गया, और उसको अब यहाँ पर जो रथ यात्रा है वो यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर बात करूं तो यहाँ पर साफ तौर पर देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो पहुँचे थे, और उनके साथ बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची, तो उन्होंने इस कार्यक्रम, इस रथ यात्रा की शुरुआत कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथों से की। वहां वो पहुंचे थे, उन्होंने पहले पूजा की, और उसके बाद यहाँ पर जो रथ यात्रा कुछ समय पहले ही की बात है, अभी चंद मिनटों की बात है, उसी समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने इस रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल डिफेंसेस का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं एक भव्य तरीके से आयोजन कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और मैं कैमरामैन हमारे से कहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भक्त पहुँचे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक भक्त, क्या नाम है आपका? हेमा पांडे। आप जगन्नाथ यात्रा में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और रथ को हाथ लगा के मेरे 3 पुण्य हो गए। मेरे बच्चों से पहले उनका कैरियर सक्सेस हो, भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे। और भी हमारे 7 लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? तान्या। आप जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं बहुत खुशी का माहौल है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा। हम लोग बचपन से यहीं पे है, तो हर बार दर्शन मिल जाते हैं, और इस बार काफ़ी टाइम बाद मिला है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल है। बहुत खुशी मिल रही है कि मतलब इतनी भीड़ में भी दर्शन मिल गए, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग। यहाँ पर एक सज्जन और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखो ये क्या कहेंगे, भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों के बीच काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसी भीड़ भाड़ देखी है। अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा राजधानी में, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो इनका साफ तौर पर यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन कहीं ना कहीं संतोष शर्मा जी से कहूँगा कि ये पहला रथ जो है वो अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर चुका है, और यहाँ से ये पहला रथ निकल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर अगर बात करूँ तो 3 रथ बनाए गए हैं। इसमें अगर बात करूँ तो पहला जगन्नाथ भगवान के लिए एक रथ तैयार किया गया है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की एक भव्य मूर्ति यहाँ पर तो उसको लेकर रखी गई है। और वही देश में जो जिस तरीके से जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये जो रस्में निभाई जा रही हैं, तो विकास, आपने अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के साम्राज्य पर अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर प्रहार होने जा रहा है। जी हां, रामपुर की मशहूर जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार के बुलडोजर का रास्ता साफ हो गया है। 250 एकड़ में फैला आलीशान कैंपस, अरबों की लागत से बनी इस यूनिवर्सिटी पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है।
बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने तगड़ा झटका देते हुए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें जमींदोज करने का फरमान जारी कर दिया है। जी हां, यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भव्य इमारतें खड़ी कर दी गई, लेकिन जब कागज खंगाले गए तो प्रशासन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ और सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास था, बाकी की 38 इमारतें बिना किसी सरकारी इजाजत के नियमों को ताक पर रखकर खड़ी कर दी। आपको बता दें, जिस तरीके से रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि यह कोई जल्दबाजी की कार्रवाई नहीं है, बकायदा नोटिस भेजा गया, कानूनी सुनवाई हुई और अब अल्टीमेटम दे दिया गया है सिर्फ 15 दिनों का। 15 दिनों के भीतर अगर आजम खान की यूनिवर्सिटी ने खुद इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया तो आरडीए का पीला पंजा गरजेगा और इन अवैध 38 इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। साल 2006 में खड़ी की गई इस यूनिवर्सिटी पर अब कानूनी और सियासी भूचाल आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या 15 दिनों में आजम खान को कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या फिर रामपुर में एक बार फिर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। तो जिस तरीके से, लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या आजम खान अदालत का दरवाजा खटखटाकर राहत हासिल कर पाएंगे? क्या बुलडोजर से पहले कानूनी लड़ाई बाजी पलट देगी या फिर जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें इतिहास बन जाएंगी? खेड़ा में हुआ है जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं सीधे रामपुर, जहां हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले दर्शकों को बताइए इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति है, प्रशासन की तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है और क्या आजम खान की तरफ से अब तक कोई कानूनी या प्रशासनिक जवाब सामने आया है? क्या आजम खान या जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है? विशाल। बिल्कुल आलोक, देखिए रामपुर प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ये पहले ही उनको नोटिस छपा किया था, यानी कि उनको ये बताया गया था कि आखिर उनके पास कोई पुख्ता अभिलेख अगर है तो वो रामपुर जिलाधिकारी को दिखा दें, रामपुर प्राधिकरण को दिखा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामपुर प्राधिकरण को कोई भी अभिलेख 15 दिनों के अंदर वो नहीं दिखा पाए। उसके बाद रामपुर जिलाधिकारी और रामपुर आरडीए प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। कह सकते हैं कि आजम खान के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और अब ड्रीम प्रोजेक्ट पे जब बाबा का बुलडोजर चलेगा तो ये आजम खान के लिए बहुत बड़ा सबब माना जाता है। 40 भवन वहां बनाए गए थे जौहर यूनिवर्सिटी में, लेकिन सिर्फ मात्र 38 भवन वहां पर जो पाए गए हैं वो बिना मानचित्र के पाए गए हैं, यानी कि उनके जो अभिलेख थे वो पूर्ण तरीके से नहीं पाए गए हैं। और जो 2 भवन थे उनको कंप्लीट करा था, उनकी एनओसी ली थी, उनका जो था वो आरडीए की ओर से नक्शा पास किया था। लेकिन 38 भवन ऐसे पाए गए हैं आलोक कि जिनका ना मानचित्र बनाया गया था, ना ही उनकी परमिशन ली गई थी और वो अवैध तरीके से पाए गए थे। तो अब उस पर बुलडोजर चलना बिल्कुल तय है। कह सकते हैं कि रामपुर जिलाधिकारी ने अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, हालांकि पूरे कागजी कार्रवाई के साथ इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। उनको समय दिया गया था 15 दिन का, और अब फिर 15 दिन का समय दिया गया है रामपुर प्रशासन की ओर से कि अगर कोई पुख्ता अभिलेख उन पर है तो वो रामपुर प्रशासन या रामपुर प्राधिकरण को दिखा सकते हैं, जिससे कि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पे जो बुलडोजर चलने वाला है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। अब देखना ये भी बहुत दिलचस्प रहेगा, सभी की नजरें इस पर गड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के आजम खान समेत उनके समर्थकों, उनके परिवारों की नजरें, क्योंकि आजम खान अभी भी रामपुर की जिला जेल में बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वो भी रामपुर की जिला जेल में बंद है। तो क्या अपनी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने से क्या रोक पाएंगे, या फिर बुलडोजर चलता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर नजर आने वाला है? विशाल, अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया सिकंदर बनने जा रहा है। चीन की दादागिरी और विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे ड्रैगन के पसीने छूटने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी इनपुट और इंपोर्टेड सामानों पर देश की निर्भरता को खत्म करने का मन बना लिया है। पीएमओ ने सभी प्रमुख मंत्रालयों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, उन सेक्टर्स की पहचान करें जहां विदेशी सामानों की छुट्टी करके लोकल प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा दिया जा सके। मकसद साफ है, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को रॉकेट की रफ्तार देना। भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, ग्लोबल सप्लायर बनेगा। कैबिनेट ने चिप और स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए वित्तीय मदद को बढ़ाकर 1.9 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। जी हां, यह कदम सीधे तौर पर चीन के एकाधिकार को चुनौती देने और भारत को टेक हब बनाने के लिए उठाया गया है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स को गठन किया गया, जो एक हाई लेवल टास्क जो है उसका टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसकी अगुवाई पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के धुरंधर शामिल हैं, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों से सबक लेते हुए सरकार ने लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को और बढ़ाने की नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य है अगले 3 सालों में फर्टिलाइजर इंपोर्ट को 30% तक कम करना है। इसके लिए बंद पड़े घरेलू फर्टिलाइजर प्लांट्स को दोबारा युद्ध स्तर पर शुरू किया जा रहा है। घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार प्राइवेट कंपनियों और विदेशी निवेशकों को भारी भरकम सब्सिडी और इंसेंटिव्स देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, यही नहीं, सरकारी कंपनियों को भी ज्वाइंट वेंचर के जरिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी दोगुनी करने को कहा गया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राज्यों और इंडस्ट्री से कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने की अपील की है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बीच भारत अपनी संवेदनशीलताओं को कम कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल और जरूरी मिनरल्स का विकल्प खोजना मुश्किल है, लेकिन सरकारी कृषि सुधारों के जरिए दालों और खाने के तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। जो 7 बड़े फैसले लिए गए आज आपके सामने प्रस्तुत है। पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। बहुत ही नए तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज। और चौथा फैसला है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। 5वां है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। 6ठे और 7वें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और 4th लाइन के। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं कि आत्मनिर्भर जो भारत का सुपर प्लान क्या है। तो जिस तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार का ये प्लान है। सब्सिडी और इंसेंटिव पर विचार भी किया जा रहा है। सप्लाई चेन मजबूत करने की ये कोशिश है, सरकार का ये प्लान है। करेंसी पर दबाव कम करने की ये रणनीति तैयार होगी इसमें, क्योंकि सरकार का जो प्लान है वो यही है कि प्रोडक्ट्स की पहचान करेगा कॉमर्स मंत्रालय। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की पहचान होगी। केमिकल्स भी हो सकते हैं इसमें, और भी काफ़ी चीज़ें, दवाई भी हैं, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में दवाई भी शामिल हैं, खाद भी इसमें शामिल होगा और सेमीकंडक्टर भी इसमें शामिल होगा। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स की पहचान ये कॉमर्स मंत्रालय करेगा, इसमें मशीनरी भी शामिल होंगी 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जो पहचान करेंगी जिसकी।
तो एक्सपोर्ट की शर्तों में बड़ी छूट भी इसमें मिल सकती है, क्योंकि इंपोर्ट कम करने की तैयारी में सरकार है। ज़रूरी सामानों की इंपोर्ट तैयार करेगी, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है इसमें। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि चीन पर निर्भरता घटाने की इसमें कोशिश भी है। भारत का बड़ा हिस्सा चीन से आयात पर निर्भर है। सप्लाई बाधित होने पर उद्योगों पर असर भी पड़ेगा। ऑटो और टेक सेक्टर ने पहले संकट भी झेल चुका है। भारत का बड़ा हिस्सा चीन से आयात पर निर्भर है। अब इस पे क्या है, भारत चीन और मिडिल ईस्ट से बड़े पैमाने पर आयात करता है। आपको बताएं, चीन 131.63 करता है और यूएई 63.89 89, रूस 55.37 और अमेरिका 52.90 और सऊदी अरब 30.79। इराक की बात करें तो 24.56 करता है। तो हांगकांग की अगर बात करें तो 24.33 करता है और स्विट्जरलैंड की बात करें तो 24.27। सिंगापुर की बात करें तो 24.24 और जापान की बात करें तो 21.44 जिसमें आयात करता है। तो ये बड़े पैमाने आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये आयात करता है। तो लगातार सरकार ने इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन टास्क फोर्स बनाया है। इकोनॉमी के लिए ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।